अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईकैप की बुक का क्वेश्चन है 15 SIL के नाम से, स्टडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं इसको सॉल्व करते हुए, लेकिन इसकी कुछ बेसिक्स हैं जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमें कहीं पर भी एग्जाम में आ जाए या कहीं पर भी आ जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करना होता है वो भी आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है और ये मिक्स क्वेश्चन है जिसमें जनरल बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग्स दोनों दी होती हैं और हमने यहाँ से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1st of August 2015, SAL started construction of its new office building and completed it on May 31st, 2016. The payments made to the contract were as follow. इसका मतलब है जी, हमारा जो एसेट है वो 1 अगस्त को बनना शुरू हुआ और 31 मई तक ये बनता रहा। यानी दूसरे लफ्जों में ये हम कह सकते हैं कि 10 माह तक ये एसेट बनता रहा। राइट जी। अच्छा जी, कहते हैं जो पेमेंट्स हैं, जो प्रोग्रेस पेमेंट्स हैं, वो इस तरह से। पहली पेमेंट देखें, हालांकि एसेट कब बनना शुरू हुआ है? अगस्त 1 को। और पेमेंट पहली कब हुई है? सितंबर 1 को। स्पेसिफिक बोरोइंग्स जो है वो कब से लगना शुरू होगी उसे अभी से समझ लें। फिर से मैं बार बार जब भी क्वेश्चन आता है तो ये बताता हूँ, जब एसेट बनना शुरू हुआ उस दिन से हमारी स्पेसिफिक बोरोइंग लगना शुरू हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि उस दिन स्पेसिफिक बोरोइंग्स थी हमारी। और स्पेसिफिक बोरोइंग्स अगर इसी दिन थी तो इस दिन से हमें इसे कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं जी। सितंबर 1 को पहली पेमेंट हुई है, दिसंबर 1 को दूसरी पेमेंट, फेब 1 को तीसरी और जून 1 को तीसरी पेमेंट हुई है। डोंट फॉरगेट कि हमारा एसेट कब कंप्लीट हो गया? मई 31 को। इसलिए जब जर्नल बोरोइंग्स हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे तो जून 1 वाली जो पेमेंट है इसे हम इग्नोर करेंगे, इसे हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। स्पेसिफिक तो खैर टोटल की टोटल आती है, लेकिन जनरल में मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट के बाद कोई हम पेमेंट करेंगे तो उसे कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, चलें जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मजीद इसको देख लेंगे। नेक्स्ट कम्स, in addition to the above payment, SL paid a fee of rupees 8 million on August 1, 2015 for obtaining a permit allowing the construction of the building. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक फी भी पे की हुई है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसको अगर मैं पेमेंट शेड्यूल देखूं तो मेरा पेमेंट शेड्यूल दरअसल यूं होना चाहिए। अगस्त 1 को एक हमारी पेमेंट हुई है, कौन सी वाली जी? 8000 की। तो ये भी मैं इधर लिख देता हूँ। राइट जी, यानी प्रोग्रेस पेमेंट, कुछ पेमेंट्स इस तरह से हुई होंगी। 1 अगस्त को एक 8000 की हमने, देखें ये पेमेंट डोंट फॉरगेट लोन लेने के लिए नहीं। अगर ये लोन लेने के लिए होती तो ये लोन का, ये भी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाती। ये बिल्डिंग का परमिट लेने के लिए, इसलिए हम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन पेमेंट तो है ना, तो इसे भी इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी, द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। यानी ये खर्चे हुए हमारे, ज़ाहिर है बिल्डिंग बनाने में हमारे इतना खर्चा हुआ। ये कहाँ से लगा? उसके लिए वो कहता है दो हमने लोन्स लिए। देखिए, एक स्पेसिफिक लोन लिया हुआ और एक जनरल लोन लिया, तो उसके बारे में उसने आगे इंफॉर्मेशन बताई हुई है। कहते हैं जी, पहला जो लोन लिया, कहता हूँ ऑन अगस्त 1, 2015 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 25 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। स्पेसिफिक लोन कितना जी? 25 मिलियन। ये भी याद रखिएगा। आगे अगर इसका इंटरेस्ट रेट भी दिया हो तो अच्छा लगेगा हमें। उसने बता दिया जी, द लोन कैरिड अ मार्कअप ऑफ 12%। काम आसान हो गया। 25 मिलियन का स्पेसिफिक लोन है, 12%, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। A commitment fee of 0.5% of the amount of the loan was charged by the bank। सब जो ये देखिए, ये जो कमिटमेंट फीस है
लोन लेने के लिए हमें फी देनी पड़ी। इसका मतलब जब हम बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 0.5% ऑफ 25 मिलियन जो है ये बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, यानी हमें लोन लेने के लिए 0.5% कमिटमेंट फीस पे करनी पड़ी। तो एनी फी, any extra fee which we have to pay in order to take loan, वो that should become part of the borrowing cost। तो ये भी याद रखिएगा, ये 0.5% ऑफ द 25 मिलियन ये बनेगा तकरीबन 125 रुपए। तो ये भी हमें इंशाल्लाह जब हम कर रहे होंगे तो इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब है जी 1 अगस्त को मैं कह सकता हूँ मुझे एक और भी पेमेंट करनी पड़ी, कितनी, 125 रुपए की। तो ये देखें मेरा जो पेमेंट शेड्यूल है उसने अगर वो ना दिया हो बाज को तो इस तरह से भी वो दे देता है, नॉर्मल पेमेंट्स दे देता है, लेकिन ये पेमेंट्स अलहदा बताता है। तो इसे भी आप शेड्यूल में एडजस्ट किया करें, क्योंकि हमें जनरल बोरविंग्स और सरप्लस फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगी ये चीज। तो अब ये देखें यहाँ तक जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन, यहाँ तक, तो यहाँ तक उसने ये बताया आपको कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग बनाने के लिए हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया है 25 मिलियन का। इस लोन को लेने के लिए हमने 125 रुपए की पेमेंट की है, कमिटमेंट फीस। और इसके लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चे शुरू हो गए हैं, और वो खर्चे क्या क्या हुए हैं, कहते हैं जी 1 अगस्त को एक तो 8,000 रुपये का परमिट लेने के लिए हमने खर्चा किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है 10,000 की, दिसंबर को फिर 15,000 की पेमेंट की है, फेब में पेमेंट की है और जून में पेमेंट की है। तो हमारा जो पेमेंट शेड्यूल है वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो कहता है जी, वो जो नॉर्मल चीज़ है, कहता है कि सरप्लस फंड्स जो हैं वो हमने 8% पर इन्वेस्ट करने होते हैं। तो ये भी हमें सरप्लस फंड्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सरप्लस फंड्स ज़ाहिर है ये दिए हुए हैं, तो यहाँ से सरप्लस फंड्स फाइंड आउट करने इतने हमारे लिए अब मसला नहीं होगा, हम बड़े आराम से सरप्लस फंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी on Feb 1, 2006, SL paid the 6 monthly interest plus 5,000 towards the principal amount। ये एक और हो गया जी। कहता है जी फरवरी 1 में जाकर ये जो 12,000 है ये तो पेमेंट हुई हुई है, इसके अलावा भी वो कहता है जी आपने एक पेमेंट की है। वो क्या की है, कहता है जी एक तो Feb 1 में जाकर आपने 5,000, जो स्पेसिफिक लोन 25,000 लिया था उसमें से 5,000 पे कर दिया, और दूसरा इसका 5% इंटरेस्ट भी आपने पे किया। 5% इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय, अगस्त को लोन लिया था ना, अगस्त को लोन लिया था और Feb 1 को जाकर आपने पे किया। इसका मतलब है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 माह का। तो 6 माह का जो लोन होगा वो आपका वो बनेगा जी आपका 1,500 रुपये। ठीक हो गया जी। तो ये 1,500 रुपये अभी आप इसकी पेमेंट के लिए, वैसे मैंने ये 1,500 मुझे याद आ गया, नीचे आपके लिए कैलकुलेट करके भी रखा हुआ, ये देखें कैसे कैलकुलेट किया होगा। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 25,000 आपने स्पेसिफिक बोरविंग है, 12% उसका रेट है, और 1 अगस्त को लिया था, और 6 माह बाद यानी Feb 1 को जाकर आपने पे किया होगा, तो ये 1,500 रुपया पेमेंट हुई होगी। अब ये देखें ये आपका मजीद जो है ये Feb 1 और ये Feb 1, ये साथ साथ अगर आप काम करते जाएं तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए मैंने आपके लिए ये सारा पेमेंट शेड्यूल, द पेमेंट शेड्यूल वी वर गिवन वाज ओनली दिस वन एंड दिस वन। ये उसने नीचे एडजस्टमेंट में बताया, ये भी एडजस्टमेंट में बताया। आप सिंपली इनको लिखते जाया करें, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि डोंट फॉरगेट अभी हमने सरप्लस वगैरह फाइंड आउट करने हैं, तो वहां पर ये पेमेंट्स भी तो हुई होती है ना, तो इन्हें साथ साथ लिखते जाया करें। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जब 1 अगस्त को हमने बिल्डिंग बनाना शुरू की तो हमने लोन लिया 25 मिलियन का, और उसको लोन लेने के लिए हमने सबसे पहली पेमेंट की 125 रुपए की उसकी कमिटमेंट फीस। फिर हमने बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो बिल्डिंग बनाने से पहले एक परमिट लेना था बिल्डिंग बनाने का, उसके लिए 8,000 रुपया पेमेंट की। तो 1 अगस्त को ये दो पेमेंट्स हुई। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपया दिया। उसके बाद दिसंबर में फिर से 15,000 पेमेंट की।
उसके बाद फेब में फिर से 12,000 पेमेंट की, लेकिन कहता है फेब में जाकर आपने 2 पेमेंट्स और की जो नॉर्मल पेमेंट शेड्यूल में नहीं गिवन थी लेकिन नीचे दी थी, हमने एडजस्ट कर दी। वो कहता है आपने फेब में जाकर 5,000 रुपया जो 25 मिलियन का आपने लोन लिया हुआ था उसमें से 5 मिलियन जो है वो आपने वापस कर दिया, प्लस जो 25 मिलियन का 6 माह का इंटरेस्ट था वो भी आपने वापस किया। तो इसका मतलब है 2 पेमेंट यहाँ पर आकर फिर फेब 1 में जाकर 3 पेमेंट हुई, कॉन्ट्रैक्टर को पे की, 5,000 बैंक को वापस किया, 1,500 इंटरेस्ट भी पे किया। ये 1,500 कहाँ से आया, उसने बताया हुआ है 6 माह का इंटरेस्ट। तो 6 माह का इंटरेस्ट हमें पता है 25 मिलियन लोन था, 12% उसका रेट था, 6 माह का हमने इंटरेस्ट पे किया क्योंकि उसने कहा हुआ था 6 माह का इंटरेस्ट पे करना, तो वो भी पे किया। और जून में जाकर कहता है जी फिर से आपने 9,000 कॉन्ट्रैक्टर को दिया। तो अब मेरे पास पेमेंट शेड्यूल तकरीबन सारा आ गया जी, ठीक हो गया जी। ये पेमेंट शेड्यूल क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने सरप्लस फंड्स फाइंड आउट करने होते हैं कि सरप्लस कितने हमारे पास बचे। तो सरप्लस के लिए हमें पता होगा कि एक्सपेंस कितना हुआ, तो सरप्लस भी फाइंड आउट कर सकेंगे जी, राइट जी। चलो जी नेक्स्ट आ गया। कहता है जी ये तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी स्पेसिफिक बोरोइंग्स की, ठीक हो गया जी। स्पेसिफिक बोरोइंग 25 मिलियन थी, 12% रेट के ऊपर, 5% 0.5% कमिटमेंट फीस भी पे की, और इसमें से कहता है हमने 5,000 रुपया वापस भी कर दिया इंटरेस्ट के, 6 माह के इंटरेस्ट के साथ। और कहता है जो सरप्लस फंड्स हैं स्पेसिफिक बोरोइंग्स के वो 8% पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कंप्लीट उस इंफॉर्मेशन बताई। कहता है इसके अलावा बिजनेस ने और भी लोन्स लिए हैं जो रनिंग फाइनेंस है यानी जनरल बोरोइंग्स। ये जनरल बोरोइंग्स हैं वो कितनी है, कहते हैं जनरल बोरोइंग्स उसने यूज किए हैं जो 28 मिलियन के जनरल बोरोइंग्स जो हमने बैंक ए से लिए हुए जिसका इंटरेस्ट कितना है 13%, राइट जी। कहता है the average outstanding balance during the period of construction was 25 million। इसका मतलब है अब रेलिवेंट हमारे लिए ये नहीं है बल्कि ये है, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि 13% पर 25 आउटस्टैंडिंग या एवरेज लोन हमारे पास जो था, ये दोनों चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। ये दोनों बाय द वे मेरे कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के काम आएंगे। दूसरा कहते हैं एक और भी लोन है 25 मिलियन का जो 20% पर हमने लिया हुआ है, और इसका एवरेज रेट लोन कितना हमारे पास अवेलेबल था थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड 20 मिलियन का। इसका मतलब है अब ये दोनों रेलिवेंट मेरे लिए इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना चाहूँ जो जनरल बोरोइंग्स के हैं, तो वो मुझे क्या हो, वो क्या होता है जी, इंटरेस्ट ऑन जनरल आउटस्टैंडिंग या एवरेज लोन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एवरेज लोन्स। ये मैंने नीचे वैसे कैपिटलाइजेशन रेट इसका कैलकुलेट भी कर दिया हुआ, ये देखें जी 13% ऑफ दी 25 मिलियन यानी ये वाला, प्लस 20% ऑफ 20 मिलियन, ये जी 20% ऑफ 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 प्लस 25, यानी कि ये वाला लोन प्लस ये वाला लोन। ये बहुत दफा हमने जनरल बोरोइंग्स के कैलकुलेट किए हैं रेट, इसलिए ये अब कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जनरल बोरोइंग रेट भी मेरे पास आ गया जी, राइट हो गया जी। और स्पेसिफिक बोरोइंग का रेट भी मेरे पास है 12%, और इन्वेस्टमेंट जितनी होनी है सरप्लस फंड्स का उसका भी 8% पर है जी, राइट जी। ये मुझे इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो सारी की सारी अब मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए जी, देखिए इन्वेस्टमेंट का रेट तो मेरे पास है लेकिन सरप्लस फंड्स हैं कितने वो नहीं। जनरल बोरोइंग्स का रेट तो मेरे पास है लेकिन जनरल बोरोइंग्स हैं कितनी वो भी मेरे पास नहीं है। तो हम ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली यहां पर आना चाहिए, ये आपने एक टेबल बना लेना है। ये टेबल क्या आपको बताएगा, यहाँ से टेबल से हमें जो दो, ये टेबल क्यों बनाया जाएगा, ये सिर्फ इसलिए बनाया जाएगा एक तो हम देख सकेंगे हमारी जनरल बोरोइंग्स कितनी है, दूसरा हम देख सकेंगे हमारा सरप्लस फंड्स कितने, और ये कितनी देर के लिए कितने मंथ्स के लिए अवेलेबल है, और ये कितने मंथ्स के लिए हमारे पास अवेलेबल आज, राइट जी। तो अब जो इंफॉर्मेशन चाहिए ये लें जी, ये इंफॉर्मेशन मैं यहां से शुरू करता हूं। देखें ये क्या है जी, डेट स्पेसिफिक बोरोइंग्स, यानी जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की उस वक्त मेरे पास स्पेसिफिक बोरोइंग्स कितनी थी और उसमें से कितना यूज कर लिया।
माइंड यू स्पेसिफिक बोरोइंग्स का टोटल आफ्टर एवरी डेट माइनस लोन यूज्ड, ये आपको क्या देगा, सरप्लस फंड्स अगर कम है। और अगर इससे बढ़ गया है स्पेसिफिक बोरोइंग्स और लोन यूज्ड का डिफरेंस, तो वो क्या होगा, वो जनरल बोरोइंग्स होंगी आपके पास। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो सरप्लस फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक माइनस जो लोन यूज्ड, और जो जनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, लोन यूज्ड माइनस स्पेसिफिक। दूसरे लफ्जों में मैं अभी इसको करके बताता हूँ, मिसाल के तौर, आप वैसे भी जब भी कभी क्वेश्चन करें, कोई भी बोरोइंग का उसका क्वेश्चन करें, तो आप इसी तरह से करें ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए, और आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो इस तरह से सॉल्व होगा। हम आपका, हमने पहले भी टेबल्स बनाए डिफरेंट, लेकिन ये टेबल इसलिए बनाए ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जी, उसके लिए आपके ये टेबल हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पर देखें, ऑन 1st ऑफ अगस्त मेरे पास स्पेसिफिक बोरोइंग्स कितनी थी, 25,000, 25 मिलियन को मैंने 3 जीरो हटा दी, और 1st ऑफ अगस्त को लोन यूज कितना हो गया, डोंट फॉरगेट के एक तो 8,000 का मैंने परमिट पे किया, ठीक हो गया जी, और एक जो 0.05% जो कमिटमेंट फीस पे की थी वो बनती है 125। तो 1st अगस्त को, ये देखें, जो 1st अगस्त को मेरे जो दो खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं, इतने, और ये दोनों हर, इसके अलावा नेक्स्ट खर्चा सितंबर में हुआ, तो हर खर्चे के बाद आप टोटल कर लिया करें, टोटल कितना, सॉरी इसको टोटल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेट वाले कॉलम में टोटल। देखिए जी, स्पेसिफिक बोरोइंग्स का टोटल तो 25,000 ही है, इसे ना माइनस में लिख लिया करें ताकि आप यहीं पर है ना, इसको अगर टोटल करना हो तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, और ये कितना, अब तक 8,125 आपने यूज कर लिया। दूसरे लफ्ज में 1st अगस्त को हमारा जो स्पेसिफिक लोन्स थे वो कितने थे, 25,000 थे, इसमें से कितने यूज हो गए हैं, 8,125। अभी भी कितने पड़े हुए हैं, 16,875 रुपए सरप्लस फंड्स पड़े हैं, क्योंकि आपको चाहिए था ना 16,875 रुपए का सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं आपके लिए। राइट जी, हमने यही कैलकुलेट करना था ना कि 1st अगस्त को जो 25,000 थे इसमें से इतने तो यूज हो गए, अब बाकी कितने, 25,000 में से इतने यूज हो गए, तो बाकी अभी भी कितने पड़े हैं आपके पास, 16,875। ये कितनी देर तक के लिए रहे, देखिए नेक्स्ट कब आपकी पेमेंट हुई है, 1 सितंबर को, इसका मतलब है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ये आपके पास रहे। तो मैं कह सकता हूँ ये दरअसल सिर्फ हमारे पास जो सरप्लस रहे होंगे वो कितनी देर के लिए होंगे, 1 मंथ के लिए, ठीक होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट तो 1 सितंबर को हो जाएगी। लें जी, 1 सितंबर को जाकर हमारी देखें जी नेक्स्ट पेमेंट कितनी हुई, 10,000 रुपए की, मैं 3 जीरो हटाकर लिख रहा हूँ जी, 10,000 रुपए की जाकर पेमेंट हो गई। जब 10,000 की पेमेंट हो गई और 1 सितंबर के बाद और तो कोई पेमेंट नहीं हुई ना, फिर से टोटल कर लें, क्योंकि डेट खत्म हो गई, इसके 1 सितंबर में और कोई पेमेंट नहीं है। तो 1 सितंबर के बाद भी हमने टोटल किया, तो पता चला जी मेरा स्पेसिफिक फंड जो है वो तो 25,000 ही है अभी भी, टोटल 25,000 ये ऐसे ही रहने दिया करें, और ये कितनी है जी, 18,125। दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं 1 सितंबर तक जो मेरा 25,000 स्पेसिफिक बोरविंग्स हैं उनमें से कितना यूज हो गया, 18,175। अभी भी कितना सरप्लस पड़ा हुआ है जी, 6,875 रुपए का, तो मैं इसे लिख देता हूँ 6,875 रुपए का मेरे पास अभी भी सरप्लस पड़ा। और ये कब तक पड़ा रहा, नेक्स्ट कब ये जी, दिसंबर 1 को जाकर, तो इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मैं कह सकता हूँ 3 माह के लिए ये सरप्लस मेरे पास पड़े रहे होंगे जी। राइट जी, तो देखिए हर डेट के बाद जो खर्चा हुआ है उसके बाद आपने इसे टोटल कर और देखना है स्पेसिफिक से मजीद कितना है। दूसरे लफ्ज में देखें, 1 अगस्त तक 25,000 मेरे पास जो स्पेसिफिक थे उसमें से कितना खर्चा हो गया था,
8,125 का। अभी भी कितने सरप्लस पड़े थे? इतने। कितनी देर के लिए? 1 माह के लिए। दूसरा, फिर से 1 सितंबर को जाकर एक मजीद हमारा खर्चा हुआ 10,000 का, और अब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया था? 8,125 प्लस 10,000, 18,125। तो 1 सितंबर तक मेरे जो स्पेसिफिक बोरविंग्स थी 25,000, इसमें से कितना खर्चा हो गया जी? 18,125। अभी भी कितना पड़ा हुआ है हमारा सरप्लस फंड्स? 3 माह के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, 1 दिसंबर को जाकर आपकी फिर से पेमेंट हुई है, और 1 दिसंबर को जाकर कितनी पेमेंट हुई है? 15,000 रुपए की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, 15,000 रुपए की मेरी एक और पेमेंट हुई है। तो मैं फिर से इनका टोटल कर देता हूँ जी, और यहाँ पर देखें मैं टोटल कर देता हूँ इसका 1 दिसंबर के बाद, क्योंकि 1 दिसंबर में और कोई पेमेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 1 दिसंबर तक जो मेरा 25,000 था, लेकिन खर्चा कितना हो गया है? 33,125 का। इसका मतलब है अब ये खर्चा बढ़ गया जी। पहले क्या था? 25 था, इसमें से इतना यूज हो गया, स्पेसिफिक से अभी भी कम था, इतने हमारे स्पेसिफिक में से पड़े हुए हैं। ये तो पता है ना आपको कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ स्पेसिफिक बोरविंग्स में से जो होगी उसको हम कैपिटलाइजेशन कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अब जनरल में चली गई जी। तो अब इसका मतलब है हमारे जो 25,000 तक स्पेसिफिक बोरविंग्स थी, लेकिन खर्चा कितना हो गया? 33,125 का। तो जो ऊपर वाली अमाउंट है 8,125, इसका मतलब है ये कहां से अब हमने ली होगी? 8,125 जनरल बोरिंग से ली होगी। राइट जी। ये कॉन्सेप्ट आई होप अब आपको समझ लगा होगा कि 25,000 से जब तक कम था वो सरप्लस था, जैसे ही 25 से बढ़ा तो इसका मतलब है वो किस में चला गया? वो जनरल बोरिंग्स में आ गया। राइट जी। और ये जनरल बोरिंग्स कितनी देर के लिए है? 1 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट पेमेंट कब होनी है? फेब में जाकर। तो मैं इसको यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी देर के लिए हमारे पास रहा होगा। तो मंथ के दिसंबर जनवरी 2 माह के लिए जी, ये लीजिए 2 माह के लिए ये हो गए। अब 1 फेब को जाकर जी हमें फिर से 2-3 हमारी पेमेंट्स हुई। सबसे पहली पेमेंट हमारी, सबसे पहले तो डोंट फॉरगेट के 1 फेब को अगर वापस यहाँ पर आए हमारे पास जी 12,000 कॉन्ट्रैक्टेड फीस, 5,000 हमने स्पेसिफिक बोरिंग्स में से पे कर दिया, और 1,507 इंटरेस्ट भी पे कर दिया। राइट जी। तो यहाँ पर ये देखें जी, इसका मतलब है मैं यहाँ पर इसके 2 तरीके हैं। मैं पहले ये वाला तरीका कर लेते हैं। देखें हमारा एक तो 12,000 रुपये का खर्चा हो गया मजीद, 33,000 प्लस 12,000, प्लस 1,500 का एक इंटरेस्ट भी हमने पे किया, वो भी इधर आ गया जी। ठीक हो गया जी। और साथ ही आपने स्पेसिफिक बोरिंग्स में से पे भी तो कर दिया ना। वो जो स्पेसिफिक बोरिंग्स में से पे किया है वो इस साइड पर लिख दें, या दूसरा तरीका ये है कि बेशक ये भी इसी साइड पर लिख दें 5,000, और जब टोटल करने लगे तो फिर 25,000 लिख दें इधर। तो आपका इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सही तरीका ये है कि जो 5,000 है वो स्पेसिफिक बोरिंग्स में से पे हुआ। इसका मतलब है अब अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो टोटल करते हुए डोंट फॉरगेट 1 फेब को हमारी कितनी पेमेंट्स हुई हैं? 3 पेमेंट्स हुई हैं। 12,000 कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, 1,500 इंटरेस्ट का दिया है, और 5,000 रुपया जो हमने स्पेसिफिक बोरिंग्स का था वो भी पे कर दिया। तो अब मेरा टोटल मैं कह सकता हूं अब मेरी स्पेसिफिक बोरिंग्स 25 ही नहीं रही बल्कि कितनी हो गई? 20,000 हो गई। और ये कितना है जी इसका टोटल बनता है? 46,625। राइट जी। तो मेरा जो एक्सपेंस अब तक हुआ 1 फेब में वो 33,000 दिसंबर तक था, 12 मजीद हो गया, 1,500 मजीद एक्सपेंस भी पे, इंटरेस्ट भी पे किया। तो अब ये देखें, अब स्पेसिफिक बोरिंग्स 20 थी, और उससे ऊपर कितना बढ़ गया? 46,625 का मतलब है मेरी जो जनरल बोरिंग्स हैं वो कितनी लगी? 26,625। द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक, हर वक्त आपने जो टोटल है उसका डिफरेंस जनरल में या स्पेसिफिक में लेके जाना है। तो अब मेरा चूंकि स्पेसिफिक रह गया 20, इसका मतलब है वो जो मैंने 5 पे कर दिया वो भी तो अब जनरल में से पे करना पड़ेगा ना।
तो वो जनरल में पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उतने से जनरल बोरिंग्स हमारी बढ़ जाएंगे। या दूसरे लफ्जों में आप सिंपली बस ये अगर करते जाएं जो हम कर रहे हैं कि सिंपली ये रूल रखें कि स्पेसिफिक लोन्स में से टोटल एक्सपेंस जितने यूज होते हैं वो माइनस करते जाएं। और ये कितनी देर लगा जी हमारा, फेब से लेके नेक्स्ट जून तक नहीं जी, मई तक, क्योंकि मई को हमारा जाके एसेट कंप्लीट हो गया जी। तो मैं लिखता हूं, देखें जी मेरे पास फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मैं कह सकता हूँ जी 4 माह के लिए ये भी मेरा लगा होगा जी। ठीक हो गया जी। अब देखें जी मेरे पास, मैं जून वाली ये जो पेमेंट है इसे कंसिडर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जून वाली पेमेंट मई के बाद लग रही है, तो मई के बाद जो भी लगेगी वो जनरल बोरिंग्स में नहीं जाएगी, उसके हम कैपिटलाइज जनरल बोरिंग्स में नहीं करेंगे। एसेट की कंप्लीशन के बाद कोई भी पेमेंट होगी उसे इग्नोर किया जाएगा, तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ जी, इसीलिए क्योंकि जून 1 को जो 9,000 है ये मेरी एसेट की कंप्लीशन के बाद लग रही है। अब मैं कह सकता हूँ जी मेरे पास अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है जी। अब मैं सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है इसे नीचे जो कैपिटलाइजेशन रेट्स भी दिए हुए हैं, मेरे पास जनरल बोरोइंग्स भी आ गई हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई हैं, सरप्लस फंड्स कितने माह के लिए वो भी आ गए हैं, रेट भी हैं। अब मेरे लिए काम आसान हो गया जी। अब नीचे आ जाते हैं जी, मैं नीचे आता हूं तो बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। बोरोइंग कॉस्ट में स्पेसिफिक प्लस अगर कोई लोन कॉस्ट हमने कॉस्ट पे की है, जैसे कमिटमेंट फीस पे की थी, प्लस जनरल बोरोइंग्स का जो रेट है, माइनस एन इन्वेस्टमेंट इनकम। पहले देखें जी स्पेसिफिक बोरोइंग्स। स्पेसिफिक बोरोइंग्स में डोंट फॉरगेट हमारे पास 25,000 का लोन था। 25,000 का लोन कब लिया था? 1 अगस्त को। 25,000 के लोन में से हमने 5,000 पे कर दिया था February 1 को जाकर। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, Feb 1 को जाकर 5,000 उसमें से पे हो गया। तो मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक बोरोइंग्स हैं वो 25,000 तो 6 माह तक 25 रहा है, और जो नेक्स्ट मंथ्स हैं उसमें 5,000 पे हो गया। इसका मतलब है फिर उससे ऑनवर्ड, February ऑनवर्ड ये 25 नहीं था बल्कि 20,000 था। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कह सकता हूँ इसका मतलब है स्पेसिफिक बोरोइंग मेरे पास 25,000 का लोन था, कितने के ऊपर? 12% के ऊपर। कितनी देर तक ये 25,000 ही रहा? 6 माह तक, 6/12, यानी अगस्त से लेके फरवरी तक। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा जी कितना, 1,500 रुपया इसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट होगी। अच्छा, फब के बाद हमने 5,000 पे कर दिया, इसका मतलब है फरवरी के बाद ये 25 नहीं रहा बल्कि अब ये 20,000 है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा जी? आपके बाद नेक्स्ट जो है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय फेब से मई 4 माह बनते हैं जी, 4/12। तो मैं कहूंगा जी 800 रुपया मेरा। पहले क्या होता था, सीधा सीधा स्पेसिफिक दिया होता था, हम स्पेसिफिक का एक ही दफा, फॉर एग्जाम्पल 25,000 पूरे 10 माह चला था, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 10/12 पूरा ले लेते। अब क्या है, 25,000 पूरे 10 के 10 माह 25 नहीं रहा, 25,000 6 माह तक 25,000 रहा। 6 माह के बाद 5,000 पे हो गया, तो अब ये 20,000 हो गया था। तो 20,000 4 माह के लिए रहा और 25,000 6 माह तक करेगा। तो मैंने दोनों की कैलकुलेशन करके हमने इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद इसमें ऐड क्या करना होता है जी? लोन कॉस्ट विच इज 125, वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। ये क्या जी उसने कहा हुआ ना, ये देखें यहाँ पर लोन लेने के लिए हमें कमिटमेंट फीस पे करनी पड़ी थी 0.5%। किसका जी? लोन का, जो कि 25 है। तो वो मैंने ऐड कर दी। इसके बाद ये स्पेसिफिक बोरोइंग्स तो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद चाहिए जी जनरल बोरोइंग्स। जनरल बोरोइंग्स मैंने कैलकुलेट कर ली थी, ये देखें जनरल बोरोइंग्स अगर टेबल में चलें, जनरल बोरोइंग्स कितनी लगी हैं जी? 1 दिसंबर को 8,125 2 माह के लिए, और इसका रेट कितना था? वो रेट हमने नीचे कैलकुलेट कर लिया हुआ, ये देखें जी 16.5 वो है 16.12%। तो मैं कह सकता हूँ जी जनरल बोरोइंग्स मेरी दो थी। एक तो जनरल बोरोइंग है मेरी कितनी जी, ये वाली। इस जनरल बोरोइंग को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ जी, ये देखें जी। और इसमें मैं ये लें जी,
मल्टीप्लाई बाय 0.1611, ये 16.11 लिखा है जी मैं। मल्टीप्लाई बाय ये कितनी देर तक मेरे पास रहा है जी, 2/12। मैं कह सकता हूँ जनरल बोरिंग जो थी 8125, ये 2 माह तक मेरे लिए मेरे पास रही, और इसका रेट कितना था 0.1611 यानी 16.11%। तो इतना हो गया जी। दूसरी जनरल बोरिंग्स कितनी थी, ये Feb 1 के बाद ये कितनी होगी 26,625। पहले कितनी थी 8125, और Feb 1 के बाद ये मजीद कितनी होगी 26,625। तो मैं 26,625 मल्टीप्लाई बाय 0.1611 यानी 16.1%, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर रही जी, ये ऊपर आपको 4 मंथ्स नजर आ रही हैं, 4/12। तो ये जी मेरे पास दोनों जनरल बोरिंग्स भी आ गई। 2 जनरल बोरिंग्स थी, दोनों मैंने कैलकुलेट कर दी। स्पेसिफिक भी 2 थी, 25 और 20, और कमिटमेंट फीस उसमें आ गई। जनरल बोरिंग्स भी 2 थी, दोनों को मैंने हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आ गई जी इन्वेस्टमेंट इनकम। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है जी, ये माइनस करनी है आपने, है कितनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम है जी, एक है 16,875 1 माह के लिए, और 6,875 3 माह के लिए, और इसका रेट कितना था 8% ये दिया हुआ है जी। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। Here we go जी, ये लें जी, इसको मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले था मेरे पास जी 16,800, 875, 875 मल्टीप्लाई बाय 0.08 यानी 8%, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर के लिए जी 1/12। मेरी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा जी। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है जी 1 ये बल्कि माइनस में लिखनी है, तो 112.5 जी। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी। अच्छा जी, दूसरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है 6,875 रुपये, जो कि 3 माह के लिए रहा। ये भी मेरे लिए आसान होगा जी, प्लस 6,875 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी दिस इज 6,875 मल्टीप्लाई बाय 0.08%, यानी 0.08 मीन्स 8%, मल्टीप्लाई बाय कितनी देर के लिए जी, ऊपर आपको नजर आ रहा है 3/12 है भी कुछ। तो मैं इसको भी इधर माइनस में शो कर देता हूँ 137.5 राइट जी। लेट, अब मेरे पास सारी चीजें आ गई जी। ये वैसे मैंने इधर कैलकुलेशन के लिए यूज किया था, इसे से हटा देते हैं। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई जी। उसने यही आपसे पूछा था कि बताएं बोरविंग कॉस्ट टोटल कितनी होगी। उसने स्पेसिफिक बोरविंग्स के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई थी, हमने यूज कर ली। कमिटमेंट फीस उसमें ऐड करनी होती है, उसमें भी ये भी उसमें ऐड कर दी। जनरल बोरविंग्स चाहिए थी, इसका रेट हमें पता था, लोन्स नहीं पते थे, यहाँ से हमने लोन्स कैलकुलेट कर लिए और परसेंटेज भी अप्लाई कर दी। इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट हमें पता था, सरप्लस फंड्स नहीं पता थे, वो भी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, तो वो भी इधर लिख दिए। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं कितनी, तो मैं कहूँगा जी स्पेसिफिक बोरिंग्स मेरी टोटल जो हैं वो कितनी, इन सब का टोटल, और वो बनता है 38,000, rather 3,822.90 जी। 38, 3822.9 है जी। मैं इसको, ये मेरी टोटल बोरविंग कॉस्ट आ जाएगी जी। राइट जी, आई होप ये आपको क्लियर है। इसको एक दफा क्वेश्चन को खुद देखिएगा। दिस कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर। अगर इसमें कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच जी, इसको जरूर एक दफा देखिएगा। अगर कोई मसला हो, you can call me or you can WhatsApp me at 0300 8434 941. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.